Good morning, class 9. You are studying about the working institution. In the working institution, the next topic is the President of India. You know that about the PM is the head of the government. उसी प्रकार से जो president is the head of the nation, the head of the state also. इसमें state का मतलब राज्य नहीं देश है. State के पूरे formal authority और head होते हैं respected प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इंडिया में जो हेड है मतलब देश के हेड है वो प्रेसिडेंट और सरकार के हेड है वो कौन है? वो है पीएम. तो पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो हेड ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट. Political system head of the state exercise only nominal power. President of India is like Queen of Britain. द लीड कहना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का लेवल है या प्रेसिडेंट भारत में उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार ब्रिटेन में क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, जिसके फंक्शंस बहुत बड़े होते हैं, है ना, जिसके काम बहुत बड़े होते हैं, जिनके कार्य जो है बहुत हाई लेवल के होते हैं, लेकिन द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो एक बहुत बड़े अधिकारों वाले रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट महोदय के बहुत इनके कहना चाहिए ऑल दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जितने भी वर्क हैं, जितने भी जिस हिसाब से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उन सबको ऑल दीज वर्किंग इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना इनका इनका जो है वो जाता है, इनका श्रेय जाता है, इनको सुपरवाइज करने की पावर है. इसके साथ द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. डेफिनेटली एज यू नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कैन नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, सो जस्ट लाइक इन इंडिया. और भारत में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट महोदय का भी इलेक्शन डायरेक्टली पीपल से नहीं होता. इसमें ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज इसमें भाग लेते हैं. कह लीजिए कि पार्लियामेंट के दोनों सदन ऑल दीज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली जिसमें एमएलए बनते हैं. आफ्टर दिस, ठीक है, इसके बाद ये करा दिया जाता है. दूसरी चीज अब ये करा दिया जाता है जो मतलब कहने का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देख लो इसमें भाग कौन कौन लेता है. जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें भाग लेगा आपका और पार्लियामेंट के लोग, ऑल पार्लियामेंट के जितने भी लोग, ऑल मेंबर्स मतलब एमपीज जितने भी होते हैं ऑल सब. इसमें बोथ हाउस की बात करी जाती है ना. President not elected, all the members of parliament, MPs and members of state legislative assembly, MLA. ये कह लीजिए इसमें मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर सभी इसमें दोनों हाउस हो गए एंड MLAs है ना. इसमें कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लोग पार्टिसिपेट इसमें करते हैं. इसके साथ और जो इसमें जीतता है मतलब जो जिसको मेजोरिटी मिलती है, आपको पता ही है मेजोरिटी जो होती है जिसके पास होती है वो आपका प्रेसिडेंट होगा, है ना. तो ये कह लीजिए कि नॉमिनल वैसी पावर किसी को नहीं है कि किसी को सिलेक्ट करे, किसी को नियुक्त करे या किसी को अपने मन से कह दे कि तुम राष्ट्रपति हो, तुम प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं है. बाय द इलेक्शन, चाहे वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा हो या वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, लेकिन होता इलेक्शन है और जो है इस तरीके से इनकी नियुक्ति करी जाती है. इसके साथ जो स्टेट history of the power the president is, if you usually read the constitution you would think this and nothing that cannot do.
ऐसे बता देते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट इंडिया में सबसे पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है, एक वर्क पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं, बाद में, इसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको पता नहीं है, रिकॉर्डिंग के बाद बता देंगे पूरी बात। तो ये इसके पावर्स हैं। ऑल दीज मिनिस्ट्रीज लाइक सुप्रीम कोर्ट का जो हेड, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इनके द्वारा होती है। एंड ऑल दीज कैबिनेट मिनिस्टर भी एडवाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट की एडवाइस से कहना चाहिए कि सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है। पीएम की नियुक्ति और बड़े बड़े जितने भी फॉरेन के काम होते हैं, फॉरेन अथॉरिटी के काम होते हैं, वो इनके असाइन से होते हैं। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी लाइक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल लॉ मेजॉरिटी पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट और इशूड हर नेम, ये सारे के सारे जितने भी काम हैं, मेजर काम है या एक स्टैंडर्ड काम है या विदेशी मामले हैं, वो इनको किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे मेजर डिसीजंस, मेजर प्रोग्राम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। तो एक ये हैं आपके सबसे बड़े अधिकारी, या सबसे बड़े कहना चाहिए कि ये देखो लिखा है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन। किसी पर्टिकुलर नेशन में, भारत में एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, भारत के पहले नागरिक, भारत के पहले रिस्पेक्टेड नागरिक कहे जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन, ambassador to the other countries, etc. Supreme Court, High Court के all these judges and PM and the कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर ऑफ अदर नेशन, दूसरे देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ये सब काम रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट की झोली में जाते हैं। रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट के हाथ, इनकी अथॉरिटी है, मतलब इनके पावर में ये सब है, इन्हें नियुक्त करना। इसके बाद सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पॉलिसीज होती हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, इनके लिए इनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, और ये भारत में जो डिफेंस फोर्स है, एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया का जो डिफेंस फोर्स है वह है डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर है, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल दीज आर्मीज, पूरे सेना के तीनों जो है सेनाओं के ये वो हैं, सुप्रीम कमांडर भी है। इसके साथ should remember that president exercise all these powers only the advice of the council of the ministers, लेकिन एक बात याद रहेगा कि प्रेसिडेंट also take advice from the cabinet ministry of India, कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता नहीं, एडवाइज से सारे डिसीजंस रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेम एडवाइस इज एडवाइस, व्हाट इज द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, सिमिलरली बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। कोई पार्लियामेंट में, हमने ये बात को कई बार बोला है कि जब कोई बिल पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो सबसे पहले जो पास होने के बाद, यहाँ पे जो भी डिस्कशन के बाद, दोनों हाउस में डिस्कशन के बाद जब कोई बिल आगे बढ़ता है तो सबसे पहले साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी वो लीगल माना जाता है। इफ द प्रेसिडेंट वांट, he cannot delay this for some time and send the bill back the president for recommendation, but if the parliament passes the bill against और उससे दोबारा साइन कराए जाते हैं। इसका मतलब है अगर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति महोदय ने किसी भी महोदय ने कहना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट का जो लेटर जिसने पार्लियामेंट से भेजा था, वो पार्लियामेंट का लेटर अगर रिजेक्ट कर दिया तो पार्लियामेंट दोबारा वंस अगेन मीटिंग कंडक्ट कराएगी, कोई बिल फिर से पास कराएगी
और वो दोबारा सेकेंड टाइम रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। जब तक वो साइन नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या लिखा है बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या लिखा है, सुप्रीम कमांडर है बेटा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। डिफेंस फोर्स में सुप्रीम कमांडर है ये, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मीज और डिफेंस फोर्स, भारत के तीनों सेनाओं के जो एक सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। इसके साथ एक इनॉर्मस पावर इनके हाथ में होती है, इनॉर्मस का मतलब होता है अपार शक्तियां होती हैं। और ये एक और है इसमें, when a party or coalition parties secure the clear majority the election president has appoint the leader of the majority। एक चीज और है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन गेटिंग अ मेजोरिटी देन रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट उसे बुलाकर और उसके मेजोरिटी जितनी होती है सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसके पास मेजोरिटी है उसको पीएम बना दिया जाता है। ये काम भी रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट का ही है। Coalition gets majority in Lok Sabha, the parliaments exercise her direction, president appoint leader who her appoint can। ये कह लीजिए कि जो राष्ट्रपति है मेजोरिटी वाले, एक मेजोरिटी में जो नेता सेलेक्ट किया जाता है उसे पीएम भी बनाते हैं। अब आ जाइए द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है भाई, जुडिशरी देख लीजिए, द जुडिशरी, जुडिशियरी जो होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका इंडिया में आपने देखा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नॉर्मल शक्तियां हैं, नॉर्मल पावर है, सारे के सारे फॉरेन, सारे के सारे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके इलेक्शन कमीशन तक और हाई कोर्ट के सारे जजेस एंड सरकार की कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड पीएम को नियुक्त करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को जाता है। इसके साथ जुडिशरी, जुडिशरी में ये सारे के सारे ऑल दीज कोर्ट जो होते हैं भारत के सारे के सारे कहना चाहिए कि जितने भी कोर्ट होते हैं इंडिया में ये सब जुडिशरी है, भारत की न्यायपालिका है। आपने देखा कि इंडिया हैविंग ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, किसी भी देश में अगर इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं है तो वो देश प्रॉपर से काम कैसे कर पाएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मल आदेश होंगे वो किसी डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा होंगे तो वो सही नहीं होंगे क्योंकि लोग उसे डिनाई करेंगे। तो इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है एक आश्रित, या एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब होता है कि किसी पर आश्रित नहीं है, एक स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो उससे सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से सारे निर्णय लेती है, अपने विवेक से, अपने संज्ञान से, अपनी स्किल से। ऑल दिस टाइप ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द इंडिपेंडेंस जुडिशरी इन इंडिया। किसी पर आरक्षित आश्रित नहीं होता, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये है भारत का जुडिशरी, भारत का न्यायपालिका। लिखा हुआ देयर इज नो नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इवन देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इट हैड नो पावर टू जज एक्शन टू द गवर्नमेंट, है ना। Even it had power, no one trusted Supreme Court to give fair verdict, give the fair judgment if those people's appeal against। Overall, अगर भारत की न्यायपालिका इंडिपेंडेंट ना होती तो क्या करते, जितने भी डिसीजंस होते लोग उसे एक्सेप्ट ना करते, और सुप्रीम कोर्ट से लेके जो हाई कोर्ट के वो है डिसीजंस हैं उन पे लोग दोबारा पिटिशन करते। डायरेक्टली हमने यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं। Imagine what would be happened in the following situation if there was nothing like a Supreme Court in a country। भारत में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ना होती तो डिसीजंस कहते होते, सरकार अपने हिसाब से जो करती तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक जुडिशरी दी है, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंस न्यायपालिका दी है जो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस हैंडल करती है।
Independence and powerful judiciary consider essential for democracies. All these court different level in a country put together. भारत में अपने देश में डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। इसके बाद भी जो स्टेट में सिंगल डबल बेंचेस होती हैं, इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऑफिशियली ये पूरी की पूरी तरीके से फुली इंडिपेंडेंस जो हमारे न्यायपालिका हैं भारत में, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छे के लिए काम करते हैं, और एक एक जो उसका एंड होता है वो एक एक्चुअल में जो रियल होता है वही होता है, क्योंकि जनता को सब पता होता, जनता को सब पता होता कि क्या सही है ना। तो वो जो उसका लॉयर है वो पूरी तरीके से उसकी चीज़ को एक कहना चाहिए कि एक्यूरेसी में जजेस के सामने जो है रखता है। बाद में आफ्टर एक बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे दस्तावेज लगाए जाते हैं, जब बहुत इम्प्लीमेंट जज कर देता है और पूरी तरीके से जांच के बाद, पूरी तरीके से संतुष्टि के बाद उस डिसीजन को जनता के सामने या कोर्ट में पेश किया जाता। तो रियली जो एक्यूरेसी है जजों की भारत में बहुत सही है, या कहना चाहिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रॉपर लोगों को निर्णय दे पाने में जो है कहना चाहिए कि सक्षम होती है। अगर इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं होगी तो फिर इसमें से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही चली जाएगी। तो गाइस ये इसका बचा हुआ है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट उसमें करवा देंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच।